ये मैंने पहली दफा जिंदगी में कहीं देखा है किसी भी मुल्क में एक ऐसा अनोखा कानून कि आपके अपने हाथ तो रंगे हो खून से, अभी आप केसेस से अपने आप को बरी करवा रहे हैं। कहीं सिंध में करप्शन का राज और कहीं पंजाब में। शायद आने वाली नस्लें याद करेंगी कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर करप्शन करके जाते रहे। आज तक यही नहीं पता चल सका कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जिनको फारिग किया गया यानी कि पनामा केस में, वो आखिर अपार्टमेंट्स अरबों खरबों रुपए के हैं किसके और आए कहां से। पिछले दिनों इमरान खान साहब कराची आए थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से बता दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दीवार से लगाने के लिए ये इसी तरह के हथकंडे करेंगे, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस हो या होने वाले बाय इलेक्शंस हो, अवाम ने अपनी राय दे दी। अब उस राय को किस तरह कुचलना है, इसके लिए वो कोई भी बहाना बना के मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट करेंगे, यानी कि सिर्फ नाअहल करा सकते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है -1 का फार्मूला। जब हम असेंबली में भी थे तो ये बातें हमें सुनने में आती थी कि किसी तरह -1 हो जाए, और इमरान खान साहब जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटते, एक बात किसी की नहीं मानते। तो ये तो शुरू दिन से 26 साल से जब उन्होंने तहरीक शुरू की तो ये तहरीक इसीलिए थी कि करप्शन का खात्मा होगा इस मुल्क के अंदर। हुकूमत वक्त जो होती है उसका काम ये होता है कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से ऑपोजिशन को लेकर चले, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको कायल करें कि अगर चलो असेंबलीज में नहीं आते तो सड़कों भी कम अज कम ना आए। आप लोग तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन को दीवार से इतना लगा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो ये कह रहे हैं फ्राइडे को मैं कॉल दूंगा। हमने इनको बहुत कुछ कहा, हमने कहा मईशत खराब हो रही है तो आए मिसाके मईशत के ऊपर बैठ जाते हैं, तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उस ऑफर को रद्द कर दिया। हम तो रोज कहते हैं आप आए पार्लियामेंट में आके बैठे। जो हाल ही में बाय इलेक्शंस हुए, चाहे वो पंजाब में हुए हो या इस वक्त पाकिस्तान की चंद सीटों पे हुए हो, मैंने उसके रिजल्ट को गेज करते हुए ये बात की है। आपको पता ही नहीं है रिजल्ट का। हमने 2 सीटें ली थी, दोनों से हम जीत गए भारी अक्सरियत से। अभी जो 8 सीटें थी, 8 में से 8 की 8 पीटीआई थी, जिसमें से 2 पीटीआई हार चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। वाकई ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहीं देखा है किसी भी मुल्क में एक ऐसा अनोखा कानून कि आपके अपने हाथ तो रंगे हो खून से और आपके अपना दामन तो हो जिसपे 1000 सवाल उठाया जा सकता हो। अभी आप केसेस से अपने आप को बरी करवा रहे हैं, आपके अपने अकाउंट से बरी मिले हजारों अरबों खरबों रुपए। कहीं सिंध में करप्शन का राज और कहीं पंजाब में। बेतहाशा ऐसे केसेस गिनवा सकती हूँ इस कौम को जिनका ना कभी कोई एहतसाब हुआ और ना उनके हवाले से कभी कोई एहतसाब होने का मुझे लगता है कि कोई इंडिकेशन भी होगी, या शायद आने वाली नस्लें याद करेंगी कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर करप्शन करके जाते रहे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज तक यही नहीं पता चल सका कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में जिनको फारिग किया गया यानी कि पनामा केस में, वो आखिर अपार्टमेंट्स अरबों खरबों रुपए के हैं किसके और आए कहाँ से। लेकिन बहरहाल ये अब माजी के किस्से हो गए हैं। हाल का किस्सा ये है कि ये नई पॉलिसी है कि पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को किस तरह दीवार से लगाना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक ऐसा फैसला करवाया गया, या उन्होंने खुद किया, अल्लाह बेहतर जानता है। जब मंडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इल्ज़ाम यह है कि जी तोशा खाना में तोहफे मिले और तोहफे खरीद कर बेच दिए गए, यानी कि चोरी कर नहीं, डाका मार के नहीं, कानून तब्दील करवा कर नहीं, गाड़ियों की तरह नहीं। सैलाब में यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाला फ्रांस का वो हार गायब हो गया। आज तक ना पता चला किसके घर गया और कौन ले गया। यहाँ अरबों का माल, खरबों का माल लूट लिया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से 100 दहशतगर्द यानी कि फौजदारी मुकदमे बनाने का एक नया प्लान। ऊपर से मोहसिन रांझा साहब की धमकियां जो आपने अभी सुन ली होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब को आपने नाअहल कराया। इलेक्शन कमीशन का ये डोमेन है या नहीं, इस पर बात करेंगे, लेकिन अब मामलात बहुत दूर तक निकल गए हैं। आप अपने तय कोशिश कर लें, वो अपने तय कोशिश करेंगे, और अब सिर्फ सियासत होगी, सियासत का मैदान गर्म होगा। आपने ये देख लिया कि खान साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बता दिया
कि अब मुझे इलेक्शंस की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, इसलिए कॉल होगी, और कॉल होगी या जुमेरात की शब या जुम्मे की शब। फिर पता चल जाएगा पंजाब, केपी, गिलगित बल्तिस्तान से जब अवाम निकलेगी, सिंध से भी, तो फिर 20 किलोमीटर में बची हुकूमत रहती है या जाती है। कासिम सूरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के 19वें डेप्यूटी स्पीकर, उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रुकन हमारे साथ मौजूद है। कासिम सूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कासिम सूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, हम कासिम सूरी साहब को डिस्कनेक्ट हो गए, उनको वापस ले लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने खान साहब प्लीज़ कनेक्ट कर ले उनको। थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो जिक्र कर रही थी तो कि तोशा खाना है क्या, तो उसके हवाले से ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुकदमा किस किस पर है। यानी कि पहले इंसान अपना दामन देख ले तो दूसरे पे कीचड़ उछाले, अपना दामन भी साफ ना हो और दूसरे का दामन भी गंदा करना जाए। तो इससे क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है या ज़्यादा हुई है? ये पोल मैं आवाम पर छोड़ देती हूँ, वो बेहतर बता सकते हैं कि इसके इस हरकत के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है। साबिक हुक्मरान कौन कौन है जो तोशा खाना का मुकदमा फेस कर रहा है? पाकिस्तान के 3 साबिक हुक्मरान जो है इस वक्त तोशा खाना का मुकदमा फेस कर रहे हैं। कासिम सूरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अच्छा कासिम सूरी साहब, अभी पिछले दिनों जब इमरान खान साहब वेलकम जी सर, जब पिछले दिनों इमरान खान साहब कराची आए थे तो कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बड़े वाज़े तरीके से बता दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे दीवार से लगाने के लिए ये इसी तरह के हथकंडे करेंगे, क्योंकि पंजाब के इलेक्शंस हों या होने वाले बाय इलेक्शंस हों, अवाम ने अपनी राय दे दी। अब उस राय को किस तरह कुचलना है, इसके लिए वो कोई भी बहाना बना के मुझे टेक्निकल ग्राउंड्स पर नॉकआउट करेंगे, यानी कि सिर्फ नाअहल करा सकते हैं। कल हमने उसका एक डिस्प्ले देख लिया। अब मजीद क्या पीटीआई इस बात पर रजामंद है कि डायलॉग्स भी नाकाम हो गए और अब रास्ता सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद की तरफ जाना है? देखें, ये बहुत पहले से चल रहा है -1 का फार्मूला। जब हम असम्बली में भी थे तो ये बातें हमें सुनने में आती थी कि किसी तरह -1 हो जाए, और इमरान खान साहब जो है वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटते, एक बात किसी की नहीं मानते। तो ये तो शुरू दिन से 26 साल से जब उन्होंने तहरीक शुरू की, तो ये तहरीक इसीलिए थी कि करप्शन का खात्मा होगा इस मुल्क के अंदर और रूल ऑफ लॉ होगा और इंसाफ पर मबनी माशरे की जदोजहद थी ये। तो मैं समझता हूँ जिस तरह 30 साल हमने पहले देखे, पाकिस्तान मकरूज से मकरूज होता गया। जिस तरह आप कह रही हैं तोशा खाना के केसेस ये 10-10 साल से चल रहे हैं पुराने हुक्मरानों के, और खान साहब को एक इस तरीके से कि जब कुछ भी नहीं मिला, कोई चोरी नहीं, कोई करप्शन नहीं, उनकी टीम पर भी कोई साबित नहीं हुआ 3.5 सालों में, और एक साइफर के वजह से आपने देखा कि एक सिलसिला शुरू हुआ, रजीम चेंज हुई कि इमरान खान बात नहीं मान रहा। जिस तरह उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी मुसलमान उम्मा का मुकदमा रखा, जिस तरह इस्लामोफोबिया की बात की, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की, जिस तरह उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, तो ये वो चीज़ें थीं जो आप देख रहे हैं कि हर मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं इन चोरों को नहीं माफ़ करूंगा, ये कौमी मुजरिम है, कौम चाहती है कि चोरों को और करप्टों को सज़ा मिले, इनको इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ये जो चापलूस टोला था, ये जो डिक्की में बैठ के गाड़ी की, ये जो सफारी सूट पहन के ये जो मुलाकातें करता रहा, और जिस तरह अमेरिका की गुलामी कबूल की इन्होंने, जिस तरह इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन कराकर कौमी असम्बली के अंदर ज़मीर बेचे गए और फिर हतम एतमाद हुई, तो ये सारा कुछ पाकिस्तानी कौम देख रही है। कौम जिंदा हो गई है, कौम को पता है कि कौन करप्ट है और कौन जो है वो मुल्क और बच्चों के लिए हमारे काम कर रहा है। आज ये जो कल फैसला है, ये एक मैं समझता हूँ गुलाम इलेक्शन कमीशन है, ये PDM की एक ज़ेली शाख बनी हुई है, बांदी बनी हुई है मुस्लिम लीग नून की। आज का पाकिस्तान का मौजूदा इलेक्शन कमीशन ये इनके दायरे इख्तियारी में नहीं है। आप जितने भी बड़े कानूनदान देख लें, वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है नाअहल करने का, ये अदालत का काम है। उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ना फैसला दिया है। अभी तक एक इलेक्शन
इनका जो मेंबर इलेक्शन कमीशन का पूरे साइन नहीं है। हम अदालत में गए तो हमें पूरा अभी तक जो है वो फैसले की कॉपियां नहीं दी जा रही। ये सब सिलसिला सबके सामने है। ऑडियो लीक्स आप सबके सामने आई कि किस तरह इलेक्शन कमीशन को हदायत देने का प्लान हो रहा था कि किस तरह डी-सीट किया जाए कौमी असम्बली के मेंबरान को। तो मैं समझता हूं आज का पाकिस्तान जाग चुका है, आज का पाकिस्तान हकीकी आज़ादी के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने जो काम किया वो 70 सालों में काम नहीं हुआ कि कौम को जगा दिया उन्होंने। आज एक कौम बन गई है, पाकिस्तानी कौम रंग नस्ल लसानियत फिरका परस्ती को छोड़ के आज पाकिस्तानी बन गए हैं। और उन्हें पता है कि ये चोर लुटेरे जो पाकिस्तान से पैसा लूट के हमेशा बाहर दुनिया में ले गए, चाहे वो एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हो, चाहे वो सरे महल हो, चाहे वो स्विस अकाउंट में अरबों खरबों रुपए हो पाकिस्तानियों के, तो ये सब चीजें टीटियां हमने देख ली। पाकिस्तानियों ने ये भी देख लिया कि 16 अरब रुपए का जिस पे फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन उसको जो है वो क्राइम मिनिस्टर को वजीर आजम का हलफ दिलाया गया और फिर बरी कर दिया गया। पाकिस्तानी नहीं भूल सकते। मैं समझता हूं कि और फिर बरी कर दिया गया। खान साहब ने आज भी कहा है कि ये करप्ट माफिया कभी भी नहीं चाहिए उनको। कासिम सूरी साहब से मैं सवाल करना चाहती हूँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना था उस दिन उन्होंने वजीर आजम का, मतलब है किसी दुनिया के महज़ब माशरे को तो छोड़ दें, उनसे तो कंपैरिजन ही करना अब मुश्किल हो गया। नहीं करें, बार बार यूके के आप एग्जांपल्स देते हैं कि तेरेसा मे ने ऐसे कर दिया तो टोनी ब्लेयर ने। खुदा का खौफ करें, पहले अपने आप को देखें, अपने आप पे बदउनवानी के केसेस देखें और उसके बाद फिर बात करें। चेक करें प्लीज़। अच्छा ठीक है, कासिम सूरी साहब को हम डायल करें, दोबारा उनको कनेक्ट करें। मैं उस वक्त आपको जो बात बता रही थी, 3 साबिक हुक्मरान हैं। मेरा सवाल इस वक्त हुकूमत वक्त से ये है, 3 साबिक हुक्मरान हैं, उन हुक्मरानों के ऊपर जो तोशाखाना के केसेस हैं, चले बाकी तो छोड़ देना, प्रूव ही नहीं हुए क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो हमारी वो ही नहीं है और प्रायोरिटी ही नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई इकदाम उठाया जा रहा? यूसुफ रजा गिलानी जो नाअहल होने के बाद वापस सेनेट में चले गए, अब उनका बेटा एनए मुल्तान से जीत गया। इसमें नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी साहब शामिल हैं। गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो उन्होंने कवानीन में तरमीम की, मतलब जाहिर सी बात है क्योंकि पार्लियामेंट तो इनकी घर की है, उससे हमारा क्या लेना देना, हम तो सिर्फ वोटर हैं। उन्होंने कवानीन में तरमीम के पैदा किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तोशाखाना से गाड़ियाँ खरीदने की इजाज़त दी गई। ये नहाई ही कीमती गाड़ियाँ थीं। अब ये कोई इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से पूछ ले कि मेरे भाई आप लोगों को किसने इजाज़त दी, और आप हुकूमत में रहते हुए कवानीन में तरमीम करके, चाहे वो नैब का हो या कोई भी कानून हो, उसको आप उड़ा दें और अपनी मर्जी से अपनी मर्जी का कानून ले आएँ और उसके बाद अपने तमाम केसेस भी ख़त्म कर दें और उसके बाद आप अपनी मर्जी से जिसको दिल चाहे ना हेल कराते जाए। अच्छा कासिम सूरी साहब, सॉरी कता कलामी माफ, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। जी आवाज आ रही है। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती थी कि देखें, आज मैंने इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा कि वैसे तो बैकडोर चैनल से बातचीत हो रही है और बातचीत होती रहेगी। ज़ाहिर सियासतदान जो हैं उनके पास कोई बंदूक तो है नहीं जिससे वो गोलियां चला के अपनी बात मनवा लें, वो तो बातचीत करते हैं और बातचीत करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज मायूस हो चुका हूं, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी हाल में इलेक्शंस कराएंगे। तो ये तो जाहिर सी बात है, वो क्यों कराएंगे जब वहां केपी से लेके सिंध तक उनको सिर्फ नाकामी मिलेगी, तो वो क्यों इलेक्शंस कराएंगे? अब आपकी हिकमत अमली क्या है? तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? देखें, ये तो अमेरिका की ईमा पे आए हैं। ये आपने देखा कि किस तरह एक असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी ने हमारे सफ़ीर को धमकाया कि मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हटाया जाए एतमाद की तहरीक से। फिर पूरा सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह करोड़ों रुपए में ज़मीर बेचे गए। फिर ये जो आए डिक्की में बैठ के गाड़ी की सफारी सूट पहन के, ये जो आज वज़ीर आज़म है डिक्की में बैठ के जाता रहा, मुलाकातें करता रहा। ये लोग हैं, चोर लोग। मैं आपको भी क्या बताऊं कि करप्ट लोग हैं, डरपोक लोग हैं। इन्होंने तो गुलामी कबूल किए अमेरिका की। आज ये पाकिस्तान की अवाम के मुफाद के लिए हुकूमत नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मुफादात देख रहे हैं। ये इन्होंने अड्डे देने थे, दे दिए। इन्होंने अपनी करप्शन बचानी थी, NRO 2 लेना था। हम सबके सामने 1100 अरब रुपए की चोरियां इन्होंने कौमी असम्बली में बैठ के
खुद चोरों ने कानून पास किया अपनी चोरी बचाने के लिए। तो ये तो वो लोग हैं जो अपने लिए कानून बना रहे हैं, अवाम पे महंगाई के पहाड़ गिरा रहे हैं। आपने देखा कहां से कहां बिजली के रेट ले गए, गैस मुल्क में है नहीं, रुपए की कदर गिरती जा रही है, आज इकॉनमी बैठ गई है, बटा बैठ रहा है पाकिस्तान का, श्रीलंका वाले हालात होने जा रहे हैं इस मुल्क में, इनको कोई फिक्र नहीं है। वो झूठी रानी जो है वो बड़े फख्र से पासपोर्ट ले रही थी और अभी जिस दिन पासपोर्ट ली अगली सुबह भाग गई। तो ये तो वो लोग हैं, कुकड़ी वज़ीर आला जब तक वज़ीर आला था बैठा हुआ था, जब उसको शिकस्त दे दी तो वो भी बाहर भाग गया। ये सिर्फ इक्तदार के मजे लूटने आते हैं। ये मुल्क में आज ये क्यों छोड़ेंगे इक्तदार, इनके तो मजे लगे हुए हैं। ये तो खरबों रुपए कमा रहे हैं, रिश्वतें ले रहे हैं, अपनी चोरियां साफ करते जा रहे हैं अपने आप को। और उस शख्स को जिसने 26 साल मेहनत की पाकिस्तान के लिए, जो सारी दुनिया को पता है उसकी सदाकत का, ईमानदारी का, बहादुरी का, आज उसको फंसाने के लिए ये गुलाम इलेक्शन कमीशन है। हम पहले कह चुके हैं, हमें पता है कि ये किसकी ईमा पर ये कर रहा है। अभी तक तो फैसले की कॉपियां नहीं दी हैं इसने। कोई कह रहा है कि 4 ने साइन कर लिए हैं, एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने अभी तक साइन नहीं किए हैं। तो ये प्रेशर में आके, दबाव में आके गैर कानूनी काम इन्होंने किया है। बड़े बड़े कानूनदान कह रहे हैं कि ये अदालत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ कि इस जानिबदार किस्म के इलेक्शन कमीशन से और क्या तवक्को है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज खान साहब ने कहा ये इलेक्शंस नहीं कराएंगे, और वाकई ये क्यों कराएं इलेक्शंस? वो तो हर जगह से हार रहे हैं, उनको तो शिकस्त नजर आ रही है। अब आपकी हिकमत अमली क्या है? लॉन्ग मार्च मैं आपको कह रहा हूं जी, देखें हमारी हिकमत अमली सबके सामने है। ये किस तरह लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं आपके सामने है। किस तरह शहबाज गिल के साथ क्या सलूक किया गया, कपड़े उतारे गए, नंगा करके मारा गया। एक 70-75 साल के हमारे सेनेटर को, जो सेनेटर है अपर हाउस का जो है वो मेंबर है, आप सोचे आजम सवाती साहब, उसके साथ क्या किया गया। उसके घर में बच्चों के सामने उसकी तजलील की गई। वो खुद कह रहे हैं मेरे कपड़े उतार के मुझे मारा गया। आज आपने देखा है कि हमारा जो है वो MNA साले मोहम्मद के साथ क्या किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने गले में उसके तख्ती लटकाकर, जैसे कोई कितना बड़ा मुजरिम, उसने क्या किया है। कल प्रोटेस्ट कर रहा था वो, उसके कायद को गैर कानूनी तौर पर नाअहल कराने की कोशिश की जा रही थी। प्रोटेस्ट के लिए निकला, पूरी दुनिया में अवाम को हक हासिल है पुरअमन प्रोटेस्ट करने का। ये जो आज मोहसिन रांझा धमकियां दे रहे हैं, इसकी धमकियां में नहीं आते हम पे पहले से बहुत से केसेस हो चुके हैं। ये क्या डराएंगे हमें? हम पे जो है गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, बगावत का मुकदमा चल रहा है, दहशतगर्दी का मुकदमा चल रहा है, तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा है, FIA के केसेस हो रहे हैं। किस तरह धमकाएंगे? अवाम नहीं डर रही आज इनसे। किस तरह 25 मई को ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े सब निकले थे, इन्होंने कितनी शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, क्या हुआ? ये क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह क्या कर सकता है? अपने घर में तो उसको अभी शिकस्त हुई है। मैं गया हुआ था वहां पे कैंपेन के लिए, जो एक दूसरे को कहते थे कि 22 लोगों का कातिल है, वो ये दोनों ने मिलकर, नून वालों ने वहां पे कैंपेन चलाई। अवाम को पता भी था कि इमरान खान साहब ने इस असेंबली में नहीं जाना, हल्फ भी नहीं लेना। अवाम ने जो है वो रेफरेंडम की तरह बाहर निकले और बल्ले पे निशान मोहर लगाकर साबित किया कि हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे, हम हकीकी आजादी की तरफ जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, आजादी की तहरीकों में इस तरह के दिन आते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कौम जाग चुकी है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल कासिम सूरी साहब और ये जितना भी लास्ट ऑप्शन क्या होगा? जुमेरात या जुम्मे को अगर कॉल दी जाती है तो आपका क्या ख्याल है? किस बड़े पैमाने पर तादाद में लोग निकल सकते हैं? लोग निकल के क्या कर सकते हैं? उनके अंदर जो इश्तियाल है, जो गुस्सा है, उसका तो बंद बांधा हुआ है अभी खान साहब ने। अगर वो बंद तोड़ देते हैं, जैसे आप हैं अपने हल्के में, यकीनन आपके भी लोग सवाल कर रहे होंगे, किस बड़े पैमाने पे तादाद में लोग आ सकते हैं और फिर क्या हो सकता है? किस चीज़ का खदशा है? क्या हो सकता है? देखिए, मैं इस टाइम बलूचिस्तान क्वेटा में बैठा हूं। जौक दर जौक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, दूसरी जमातें छोड़ के। लोगों को पता है हक और सच का रास्ता ये है। ये मुल्क जो है, आज मुझे खुशी होती है, मैं पूरा पाकिस्तान में कैंपेन करता रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग रंग और नस्ल की सियासत भूल गए हैं, लिसानियत की सियासत भूल गए हैं, फिरका परस्ती भूल गए हैं, एक हकीकी आज़ादी की इस तहरीक में इकट्ठे हो गए हैं। पूरे बलूचिस्तान में कल लोगों ने मुजाहरे किए हैं, मुस्लिम बाग में हमारे नौजवानों पे FIR कटी हैं, पंजाब में कटी हैं, इस्लामाबाद में कटी हैं। लोग तैयार हैं, अपनी आज़ादी का कभी सौदा नहीं करेंगे।
ये मौजूदा हुक्मरान गुलाम होंगे, ये भिखारी होंगे। इमरान खान ने बता दिया है कि मुल्क जो दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, हम सारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम हक और सच के लिए बाहर निकलेंगे, ये बुज़दिल लोगों का मुकाबला करेंगे। ये इनकी सोच से भी बालातर चीजें चली गई हैं। इन्होंने तो गेज ही नहीं, पहले भी सोचा नहीं था कि अवाम इस तरह इमरान खान के साथ आएगी। ये जब ऐलान हो रहा है जुमे के दिन इंशाअल्लाह, इमरान खान साहब ने कहा है, आप देखेंगे कि किस तरह लोग बाहर आएंगे अपनी हकीकी आजादी के लिए और इनको रेत की दीवार की तरह बहा के ले जाएंगे। ये तो बुज़दिल लोग हैं, चोर लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा शेलिंग मारेंगे, पकड़ेंगे, दकड़ेंगे, डराएंगे। 22 करोड़ अवाम को जेल में नहीं डाल सकते। जेल तो बनाया हुआ है इन्होंने, तोड़ेंगे इंशाल्लाह। और तहरीकें इसी तरह कामयाब होती हैं। तहरीक है ये हकीकी आजादी की, इसमें बेखौफ होकर आगे निकलना है। हमें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया और बताया, जो उनकी सुन्नत है कि आपने मुकाबला करना है, अल्लाह पे छोड़ देना है, तो इंशाअल्लाह नेक नियति के साथ, बहादुरी के साथ, शुजात के साथ, जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ इस लॉन्ग मार्च में निकलेंगे और इन बुज़दिलों को, गुलामों से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद करेंगे। और फिर पाकिस्तान को कभी भी कोई इस तरह का बहुत वसीम सूरी साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने बड़े दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि आगे क्या होने वाला है, क्या हिकमत अमली होगी। अगर हुकूमत बातचीत नहीं करती और यही लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है तो न सिर्फ पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की जमहूरियत सब दाव पे लग सकते हैं। क्या ऐसा होने वाला है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है कादिर मंदुखेल साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, रुकने कौमी असम्बली, और राना एहसान अफजल साहब, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे कोऑर्डिनेटर हैं, यानी कि उनके एडवाइज़र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। राना एहसान साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त जो होती है उसका काम ये होता है कि तहम्मुल से, बुर्दबारी से ऑपोजिशन को लेकर चलें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनको कायल करें कि अगर चलो असेंबलीज़ में नहीं आते तो सड़कों भी कम अज़ कम ना आए, हुकूमत के लिए रौला ना डालें। लेकिन आप लोग तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन को दीवार से इतना लगा रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं उनको कि वो ये कह रहे हैं फ्राइडे को मैं कॉल दूंगा। दूसरी तरफ हुकूमत ये भी बात कर देती है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मैं तो कंफ्यूज हूं कि गवर्नमेंट चाहती क्या? आप चाहते हैं वो आए, इस्लामाबाद बंद कर दें और सब निजाम खत्म हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ठीक कहा। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो ऑपोजिशन को इंगेज करे, और हमने इनको बहुत कुछ कहा। हमने कहा मईशत खराब हो रही है तो आए मिसाके मईशत के ऊपर बैठ जाते हैं, तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उस ऑफर को रद्द कर दिया। हम तो रोज कहते हैं आप आए पार्लियामेंट में आके बैठे, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप इलेक्शन करा दें, क्योंकि आप एक जाली बयानिए पे जो ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है जिसका जो है वो भांडा फूट चुका है, लोगों को हकायक पता चल गए कि कोई आलमी साजिश नहीं है, कोई हकीकी आज़ादी नहीं है, तो उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन जो है वो पहले करा लें, तो ये मुमकिन तो नहीं है। और अगर जिस तरह आप कहते हैं कि चोर है हुकूमत, तो आज तो आप खुद करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो कन्विक्ट हो चुके हैं ईसीपी के फैसले के बाद। तो फिर आपकी जो डिमांड्स हैं वो तो आईनी नहीं है। आइन कहाँ कहता है कि अगर आपको लगे कि आप पॉपुलर हो गए हैं, या आपको लगे कि आप जो है वो आवाम आपके साथ खड़ी है और आप कुछ हजार या आपके बकौल चंद लाख लोग लेके आप इस्लामाबाद आ सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से इलेक्शन करा सकते हैं। या आप इतने पॉपुलर हो गए कि आप ऑपोजिशन में, उसके बावजूद आप कहते हैं कि आर्मी चीफ की जो तकर्री है किसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए है और वो इनके इंतजार के अंदर डिले हो जानी चाहिए। तो ये डिमांड्स के ऊपर कौन क्यों बात की जाए? क्या इमरान खान की अना जो है वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगी? पाकिस्तान तो आइन के मुताबिक चलना है। राना साहब एक सेकंड, राना एहसान साहब मुझे ये बताइएगा, उन्होंने किस प्लेटफॉर्म से ये कहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए? और अगर वो ये कहेंगे भी तो आपने कौन सी उनकी मान लेनी है? जनरल बाजवा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कल वाज़ेह बयान दिया है कि 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा।
बिल्कुल, इमरान खान खुद कहते हैं कि इनको आर्मी चीफ की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए और वो जो है वो मुलतवी हो जानी चाहिए। इमरान खान खुद इट कम्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो तो हर अपनी दूसरी तकरीर में इस चीज का जिक्र करते हैं कि ये जो हुकूमत है इसको नहीं सिलेक्ट करना चाहिए नेक्स्ट आर्मी चीफ। तो वो देखें, अगर उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो मुल्क नहीं चल सकता ना। नहीं, लेकिन क्या आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी तो मुल्क नहीं चल सकता ना? आने के बाद अपने केसेस खत्म कराना, दहशतगर्दी के केसेस बनाना, चले सब कुछ छोड़े। पहले आज जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि आजम स्वाति साहब मेरे साथ बैठे मेंबर ऑफ द सेनेट, उनको उठाया गया, अननोन लोगों के पास रखा गया, उनकी छित्रौल की गई, उनको बकौल इमरान खान साहब के बरहना किया गया, उनकी पोतियों के सामने लेके गए, उनको टॉर्चर किया गया। ये मतलब है ये स्टेट टेररिज्म कहां चल कि आप कौन से, आई मीन दिस इज राणा साहब, यू आर फ्रॉम द न्यू बैच ऑफ पॉलिटिशियंस, यू नो, लाइक यू, आप वो पढ़ा लिखा तबके में हैं, अब वो पुराना जमाना चले गए। दिस इज नॉट द एरा ऑफ द 90s. व्हाई यू स्टिल स्टक इन द पॉलिटिक्स ऑफ 90s? नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि हम 15 किलो हीरोइन का जाली केस नहीं बना रहे किसी के ऊपर। हम लोग खाकान अब्बासी को, जिसने इस मुल्क को गैस दी और आज उसकी वजह से गैस मौजूद है LNG की सूरत में, उस पर जाली केस डाल के उनको 6-6, 8-8 महीने हम जेलों में नहीं डाल रहे। हमने एक फाशिस्ट हुकूमत की तरह पूरी ऑपोजिशन को जेलों में नहीं डाला। अगर आजम स्वाति साहब का के ऊपर जो है वो पर्चा कटा तो वो अगले दिन कोर्ट में पेश हुए, उनको बेल भी मिल गई। तो कहने का मतलब है टॉर्चर अगर हुआ है तो मैं मजम्मत करता हूं उसकी, लेकिन टॉर्चर मेडिकल रिपोर्ट्स में प्रूव होना चाहिए। मैं उस चीज का बिल्कुल कायल नहीं हूं कि अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने ट्वीट्स की, वो उनके ऊपर केस बना, वो अगले दिन कोर्ट्स में पेश हुए, वो अपना अदालतें आजाद हैं, वो उनके सामने अगर उनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो जरूर उसको उनके साथ मैं भी खड़ा हूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई टॉर्चर हुआ है। इसी तरह इमरान खान ने शहबाज गिल के मामले के ऊपर भी बहुत ज्यादा कहा कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, टॉर्चर हुआ है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ प्रूव नहीं हुआ, ना तब प्रूव हुआ, ना वो बाहर निकले तो तब प्रूव हुआ। अच्छा राणा साहब, आई विल कम बैक टू यू, मुझे एक मिनट दीजिएगा। आई वांट टू इंक्लूड कादिर मंदोखेल साहब। कादिर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा आज़ादी सहाफत की, आज़ादी जमहूरियत की, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है। आज हुकूमत ये कह रही है और हुकूमत के वुज़रा आके ये कह रहे हैं कि ये आए तो सही, इनको हम बता देंगे, इनको हम दिखा देंगे, इनको इन्हीं की ज़बान में समझाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर PDM की सारी जमातें इकट्ठी हैं और एक ऑपोजिशन लीडर अलग है, तो आप लोग बातचीत के दरवाजे खोलें, उनको मनाने की कोशिश करें। क्यों आप लोग चाहते हैं कि मुल्क में बलवा हो? क्यों मजीद इंतशार फैलाया जा रहा है इस तरह? जास्मीन, आपके सवाल से पहले मैं पिछला जो आपने एपिसोड किया है, जैसे आपका शो का तो फॉर्मेट ही गलत है कि आप PTI के बंदे के साथ PTI खेलते रहे और अब हुकूमत के इत्यादियों को एक साथ बिठा लिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो सर ये तो अच्छा है ना कि बिकॉज आप हुकूमत के इत्तेहादी के, आप लोग एक ही हुकूमत है, तो अच्छा है ना, आपको तो डबल बोलने का मौका मिल रहा है। बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम साइड। नहीं, वो डबल बोलने का बोल रहे थे, लेकिन इससे पहले जो डबल PTI खेल रहे थे, जरा उसका जवाब तो सुन ले पूरा पहले। ठीक है सर। आपने जो अपने इंट्रो में फरमाया कि तोशा खाना से जरदारी गाड़ियां ले गया, फलाना ले गया, फलाना ले गया, आप मुझे बता सकते हो कि जरदारी साहब ने वो गाड़ियां जो ली है वो बाजार में बेची? आप वो बता सकते हैं कि वो गाड़ियां उन्होंने लेके बनीगाड़ा का रोड बनाया? आप ये बता सकते हैं कि जरदारी साहब ने तोशा खाना के को सेंटोरस शॉपिंग मॉल समझ के मियाँ बीवी दोनों सुबह जाते थे और 58 आइटम लेके आ गए, कोई खरीद के, कोई फ्री में लेके, किसी के पैसे बाद में जमा करके। वो पहली घड़ी मैंने ब्रेक की थी वो खबर, जिसके बाद वो किंग ने वो खबर आई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से कि ये घड़ी जो हमने एंटीक बनाई थी, और तोशा खाना का रूल्स ये है कि आप एंटीक को बेच नहीं सकते हो। वैसे अखलाकी तौर पे भी अगर कोई गिफ्ट किसी को दे दे तो वैसे अखलाकी तौर पे गोंड है, मगर PTI के सामने अखलाकियात की दर्ज देना जो है ना वो एक अजीब सी मंतक बनती है। दूसरी बात, आपने बोला कि इलेक्शन नहीं करा रही है हुकूमत, KPK से जो है ना लेके सिंध तक हारेंगे। जैस्मीन, जिस सीट में मैं बैठा हूँ, ये 33 साल बाद पीपल्स पार्टी ने कराची से जीता है और फैसल वाडा को 1 नहीं 2 सीटों से शिकस्त देके और PTI के कैंडिडेट को 6ठे नंबर पे पहुंचा है। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते के इलेक्शन में आ जाए, कराची के इलेक्शन में हमारे एक जाले अकीम बलोच ने इमरान न्याजी को वो भले मार के भगाया
10,074 वोट से आ रहा है। फिर आप कहेंगे तो आपकी हुकूमत है। जहां पंजाब में, जहां मुल्तान में बड़े पीर साहब बैठे हुए प्लस पीटीआई, वहां हमारे जाले मूसा गिलानी ने 25,186 वोट से उनको शिकस्त दी है। उसके बाद आप कहते हैं केपीके से सिंध तक जो है ये आपकी वर्डिंग है, कासिम सूरी साहब की नहीं है। मेरी कासिम सूरी साहब, मैंने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंदोखिल साहब। मैंने जो हाल ही में बाय इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो पंजाब में हुए हों या इस वक्त पाकिस्तान की चंद सीटों पे हुए हों, मैंने उसके रिजल्ट को गेज करते हुए ये बात की है। आपको पता ही नहीं है रिजल्ट का? कैसे नहीं पता सर? मुझे क्यों नहीं पता? मूसा गिलानी जीत गए हैं और खाली यहाँ से आपके वो हकीम बलोच साहब जीत गए। क्या बाकी सब जगहों से तहरीक इंसाफ नहीं जीती? हमने 2 सीटें ली थी, दोनों से हम जीत गए बारी अक्सरियत से। 2 सीटों से जीते ना सर आप? 6 सीटों से नहीं जीते ना? के मैम पीपल्स पार्टी की मैं बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून का मियां साहब से पूछ ले। ठीक है। और इससे पहले पंजाब में जो 20 सीटों पे हुए, 20 के 20 पीटीआई के थे, जिसमें 5 सीटें पीटीआई हार चुकी थी। अभी जो 8 सीटें थी, 8 में से 8 की 8 पीटीआई थी, जिसमें से 2 पीटीआई हार चुकी है। और फिर उसके बाद जब इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि ये रेफरेंडम है, तो ये भी आप इंट्रो में बता देते। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब, अगर उनका ग्राफ नीचे, जब मेरी सुन ले, अर्ज सुन ले सर, मेरी बात सुने। अगर जवाब तो दूं, जवाब आपने जो इतनी बढ़ चढ़ के चीख चला के जो आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर गोले बरसाए, क्या से गोले बरसाए सर? मैंने कौन से गोले बरसाए आपके ऊपर? मैंने सिर्फ हकीकत की बात। क्या आप लोगों ने गाड़ियां नहीं ली तोशाखाना से? सर आपने तोशाखाना से गाड़ियां नहीं ली? आप तो पीटीआई की जो क्या तो मैंने फिर आपको बोलने का मौका दिया ना? आपको किसी चीज का क्यों नहीं पता? किसी चीज का आप मुझे बताएं, किस चीज का मुझे नहीं पता? क्या डिफरेंट केसेस नहीं बने आप लोग? अच्छा ठीक है, सही है, सही, बिल्कुल जो ना आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी के दुश्मनी में आपने जो इंट्रो दिए, सर आप अपना मौक़िफ़ दें और आप जात पे बात मत करें। आप अपने की इंट्रो नहीं हो सकती है, वो पीटीआई के एक खिलाड़ी के तो सकती है, उसकी नहीं हो सकती। ओके ठीक है, आगे सुन ले। अब आगे आप मेरा सवाल सुन ले सर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये कि अगर आप उसके बाद आप सवाल नहीं, तो पूरा आधा घंटा तो आप नहीं बोल सकते ना। आपको सवाल नहीं, आप मेरा सवाल सुन ले। जो गोले बरसाए उसका जवाब तो पहले सुन ले, बता दिया ना आपने बता दिया कि तोशाखाना से आप लोगों ने गाड़ियां खरीदी, तोशाखाना से आपने गाड़ियां खरीदी, लेकिन आपने जाती इस्तेमाल में रखी। बस फर्क ये है ना कि आपने बेची नहीं, बाजार में नहीं बेचा। खरीदी तो सही ना, इमरान नियाजी के तरफ बाजार खरीदी तो सही ना, कवानीन में तरमीम करके खरीदी तो सही ना। बस थैंक यू, कानून है, कानून है कि है। आप तोशाखाना से कोई भी चीज उसकी जो प्राइस है वो अदा करके आप रख सकते हैं। हमने इमरान नियाजी और खातून अव्वल साबिक की तरह हमने शॉपिंग सेंटर बना के और कस्टम की गाड़ियों की तरह धंधा नहीं बनाया, लेकिन खरीदी सही। राना साहब आपकी तरफ गुफ्तगू लेके आऊंगी। ठीक है मंदोखेल साहब, सूरी की भी तो सुन ले। नहीं, उसको आप कासिम सूरी साहब को फोन करके सुना दीजिएगा ना। आपने कौम का टाइम जाया कर दिया पीटीआई पे। ओहो, बड़ा कौम का टाइम मैंने जाया कर दिया। जो पूरी कौम एक तरफ खड़ी है वो आपको नहीं नजर आ रही और आप मुझे कह रहे हैं कौम का टाइम जाया कर दिया। चले आप बस बहुत हो गया। राना अफजल साहब, सियासत का कादिर साहब, आपको बताया गया था कि आधे घंटे की कमिटमेंट है और 22 मिनट के सेगमेंट में। अच्छा सर, मैं आपको झूठ बोला था कादिर साहब, मैं आपको झूठ बोल के मुझे बोला 8 बजे आपने पोस्ट भी चलाया था आपकी तस्वीर के साथ कि 8 बजे। अच्छा मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, मुझे लिया, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये पीटीआई मिठाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी सर, तो बंद कर दे सबको भाई। नहीं चलेगी तो आपको मौक़िफ़ आ गया ना, बस आगे आप अपना मौक़िफ़ दें। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि गाड़ी कासिम सूरी की बात बाकी है ना। आप कासिम सूरी को फोन कर दीजिएगा। राना साहब, मैंने क्या करना है? मैं कोई कासिम सूरी थोड़ी हूँ कि हिम्मत या हौसले से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। राना सुन ली सर, मैंने बहुत सुन। राना एहसान साहब, आपको वो बोलने नहीं देंगे, टाइम खत्म कर देंगे, वो आपको बोलने नहीं देंगे। मुझे सिर्फ लास्ट कमेंट ये दे दें कि अगर जुम्मे को मार्च की कॉल आती है, अवाम निकलती है, तो हिकमत अमली क्या होगी? लड़ाई झगड़े से तो कोई फायदा नहीं है ना। देखें, अभी कल इनके खिलाफ फैसला आया तो इन्होंने खुद ही जो है सारी चीजें बंद की। मैं खुद लाहौर अच्छा, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक इंटरनेट के कनेक्शन में कोई। खैर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। आई एम रियली सॉरी कि आपको कादिर साहब ने बोलने नहीं दिया। और कादिर मंदोखेल साहब का ये जो एक तिश्नगी है ना कि मैंने उन्हें 8 बजे बुलाया और 8:30 बजे उन्हें टाइम दिया, तो मैं सर अगली ट्रांसमिशन में या अगले प्रोग्राम में आपको 1 घंटे का टाइम दूंगी। आप भी तैयारी करके आइएगा और मैं भी तैयारी करके आऊँगी। फिर पता चलेगा किस पे केसेस हैं और किस ने एनआरओ लिया, कौन भागा, कौन यहाँ रहा और अवाम किसके साथ है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंदा सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।